यदि आप वाकई में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या फिर अभी आप अंग्रेजी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और आप इस बात पर कंफ्यूज हैं कि हमें इंग्लिश को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए, और वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहाँ, ये भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वो पूरी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, तो वो बोलते हैं सर हमें कुछ ना ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए, मतलब सिर्फ हम उनको पढ़कर और हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें या फिर इंग्लिश को समझना स्टार्ट कर दें। तो इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो होगा वोकैब टिप्स। वोकैब का मतलब होता है आपका जो शब्दकोश होता है, वोकैबुलरी का होता है, उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो वोकैब है उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, नए नए वर्ड्स कैसे सीख सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों पर हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें कैसे कैसे पढ़ना है, और यहाँ पर हम सीरियल वाइज उनको लिखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको पर्सन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसमें आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि आप पर्सन कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे तो आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाने का जो मोटिव होता है ना, आप उसको गलत कर दोगे। यदि आपको अच्छे से हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट लगता है उसको अच्छे से समझना है तो आपको पर्सन कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पर्सन कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पर्सन कॉन्सेप्ट के बाद आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है। जैसे आप पढ़ते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप ऐसा मत करना कि भाई एक साथ ही सारी वर्ब की फॉर्म्स को लेकर बैठ गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे आप बोर हो जाओगे और आप सीख भी नहीं पाओगे कुछ। आपको क्या करना है, आपके पास कोई बुक वगैरह तो होगी जिससे आप वर्ब की फॉर्म्स को पढ़ोगे। उसमें से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उन वर्ब पर टिक करना है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबको नहीं करना, सिर्फ गिनी चुनी उन वर्ब्स को आपको टिक करना है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो उन पर टिक करने के बाद आपको वो जितने भी हो 30 हो, 40 हो, 50 हो, उन सबको टिक करके उन सबको याद कर लेना है, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को याद करोगे। उसके बाद अब आपका जो नंबर आता है, अब आता है आपका नंबर सिंपल सेंटेंसेज का। देखिए ये जो सिंपल सेंटेंसेज है ना, ये भी आपके देखने में तो आपको ऐसे लगेंगे जैसे टेंस का यूज कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंसेज आखिर में वो सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती है, जिनमें काम नहीं होता है। इनमें खाली हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन किसी और को बताते हैं या फिर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन हम खुद कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहने लगूं यार उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि उसके पास एक कार है ना। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेज को आपको रखना है। और इसके बाद छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेज होते हैं जैसे सिट डाउन, कम हेयर, गो देयर, लेट मी स्पीक, इस तरह से कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेज होते हैं, तो उनको भी आपको याद करना है। ये मैं आपको बिल्कुल मतलब एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इंग्लिश को समझना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेज हो गए। उसके बाद अब आपको टेंसेज पर जाना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत ही टेंस से करते हैं क्योंकि उनको टेंस ही पता है, इंग्लिश में टेंस ही आता है सबसे पहले, यही पता है उनको ये नहीं पता कि भाई टेंस को पढ़ने से पहले हमारे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टेंसेज को पढ़ना है। अब टेंसेज में ऐसा नहीं है एक ही दिन में आपने सभी टेंसेज रट डाले, भाई प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी, और प्रेजेंट में उनके जो इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। एक दिन में आपको एक ही टेंस पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट पढ़ो या पास्ट पढ़ो या फ्यूचर पढ़ो। यदि आपको इस तरह से आपको बोर लगता है कि नहीं सर हमसे ऐसा नहीं होगा, तो आपको दूसरा काम क्या करना है, दूसरा है आपको मान लो आपने जैसे इंडेफिनेट पढ़ा तो पहले प्रेजेंट का इंडेफिनेट पढ़ लो, फिर पास्ट का इंडेफिनेट और फिर फ्यूचर का इंडेफिनेट। इससे आपको इनमें कंपैरिजन भी आ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से आप जब कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ो, फिर पास्ट का और फिर फ्यूचर का। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या है, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या है, और इसी तरह से जो फ्यूचर है भविष्य काल के कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है। तो इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इनके पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, इनकी हेल्पिंग वर्ब को समझना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल होती है। जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा ये सभी टॉपिक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा, अब हम जब टेंस पढ़ लेंगे, टेंस को अच्छे से समझ लेंगे, अब हमारा दूसरा जो काम है वो करना है हमें मॉडल्स का। ठीक है, टेंसेज का मतलब होता है कि आप समय के बारे में जान रहे हैं, कौन सा काम कौन से समय में हुआ है।
मॉडल्स का मतलब होता है कि आप काम की संभावना के बारे में जान रहे हैं कि किसी काम को होने की कितनी संभावना है ना। तो ये आप मॉडल्स के द्वारा पढ़ते हैं। तो आपको मॉडल्स को पढ़ना है। मॉडल्स में भी आपका एक बेसिक लेवल होता है, एक एडवांस्ड लेवल होता है। बेसिक लेवल में आप सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं, जैसे कि कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, इनका इस्तेमाल पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इसकी एडवांस्ड लेवल पर जाएंगे तो वहां पर आप क्या देखेंगे, वहां पर आप कैन के साथ हैव देखेंगे, कुड के साथ हैव देखेंगे, शुड के साथ हैव देखेंगे। और जब और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे शुड हैव के साथ टू भी लग गया है कई बार, या फिर शुड हैव और उसके बाद हैड टू लग गया है, शुड हैव बीन हो गया, कुड हैव बीन हो गया, मे हैव बीन हो गया। तो इस तरह से इनका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है और आप इनको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है, ये बात आपको याद रखनी है। पहले मॉडल्स का बेसिक इस्तेमाल करो, उसके बाद इनके जो लेवल है उसको अप करते जाओ। ठीक है, तो अब हमने टेंसेज पढ़ लिया, मॉडल्स पढ़ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें हमें कंडीशनल सेंटेंसेज को पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज को पढ़ते ही नहीं है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं आज, आप इंग्लिश ग्रामर में यदि कंडीशनल सेंटेंसेज को नहीं पढ़ोगे तो यकीन मानिए आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। जी हाँ, इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाओगे यदि आपने कंडीशनल सेंटेंसेज को नहीं पढ़ा। ये कंडीशनल सेंटेंसेज होते क्या, मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं उन पर। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेज वो होते हैं जिसमें आप किसी काम को कंडीशन लगाकर बोलते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोल लूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कब और कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कंडीशन क्या लगा दी, आपको पता तब चलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, जैसे कि अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम वहां जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। तो इनको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है जरूर। कंडीशनल में आपका जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है। इसी तरह से इसमें मिक्स्ड कंडीशनल भी होते हैं, मिक्स्ड के भी टाइप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और इस तरह से आप इन सबको पढ़ना है, तब आप अच्छे से समझ लेना। अब देखिए, जब आप इतनी चीज़ों को पढ़ लोगे ना, अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा, हाँ भाई मैं तो इंग्लिश सीख गया हूँ, मतलब इंग्लिश मुझसे आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब एक बार आपको थोड़ा सा नरेशन को देख लेना है। ठीक है, किसको, नरेशन को। इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में। नरेशन का मतलब क्या होता है, इनको कई बार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। नरेशन का जो मतलब है, इनका जो मीनिंग है, इनका जो सेंस है, वो ये है कि जब हम दूसरे की बात को जो कि त्यों ना बताकर अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके बताएं, तब हम नरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ बोला था, ठीक है, किसी ने आपसे कोई बात बताई थी, किसी की चुगली करके। अब आपने क्या किया, उसने तो कम बताई थी, आपने अपनी ओर से मिलाकर उसमें घुसर मुसर करके और ज्यादा बता दिया। मतलब अपनी बात को भी उसमें मतलब इंक्लूड कर देना, अपनी बात को भी उसमें ऐड करके किसी को बताना, उसे हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, जब ये 7 काम आपके हो जाएंगे तब अब आपको क्या करना है, वोकैब पर ध्यान देना है। ठीक है, वोकैब यानी कि शब्दकोश। तो वोकैब को अच्छे से करने के लिए इसके टिप्स मैं आपको आगे दूंगा, वीडियो को अभी आपको स्किप नहीं करना है यदि आपको वाकई में इंग्लिश सीखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट और है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका टेंस है और जो आपका मॉडल्स है, इनके आपको पैसिव वॉइस भी करने हैं। पढ़े ना एक्टिव पैसिव वॉइस, तो टेंसेस के भी और मॉडल्स के भी, इन दोनों के पैसिव वॉइस भी आपको करने हैं। क्योंकि ज़्यादातर ना हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं। देखिए, आप कोई भी हिंदी का वाक्य बोलोगे ना, मुझसे लिख कर ले लो, 70% आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, 70% पैसिव वॉइस ही आपके मुंह से निकलता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें हम सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, है ना, और सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करके ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार, भाई उस गली में सब्जी बिक रही है, वहां पर दूध बिच रहा है, वहां पर फल फ्रूट बिच रहे हैं, गली में सब्जी वाला आया है और मतलब उसे देखकर वहां पर और ज़्यादा भीड़ लग गई है, और क्या कर रहे हैं, अब वहाँ दूध भी बेच रहा है, सब्जी भी बेच रही है और भी सामान बेच रहा है। यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस ना करके हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर दिया जो बेच रहा है। क्या बेच रहा है, दूध, पानी, शक्कर, घी, जो भी है। ठीक है, तो आपको इन सब को बनाने के लिए पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। अब चलिए मैं आपको ना थोड़ी सी टिप्स देता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा वैसा तो आपको लगता नहीं है, वैसे ही यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है। तो ये टिप्स क्या है कि आपको जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो टेंसेज वगैरह होते हैं या फिर और भी जो चीज़ें पढ़ोगे, तो उनको रटना नहीं है। रटने का मतलब होता है जैसे किसी वाक्य के लास्ट में चुका आ गया, चुकी आ गई, गागेगी आ गई, तातेती आ गई, तो वो हो गया भैया प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। ऐसी चीज़ें आपको नहीं रखनी है। यदि आप इनको रटोगे ना तो लिख के ले लो, आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, आपको उनका रियल सेंस समझना है। ठीक है, रियल सेंस। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम कंटिन्यूटी में होता है, लगातार होता है, रेगुलर होता है, सुचारू रूप से होता है। तो ऐसे जो भी काम है जो सुचारू रूप से आपके बोलते और देखते टाइम चल रहा है, उन सबको आप कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखते हैं। इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इन टेंसेज को और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना टॉपिक्स, इनको अपने कोर्स में समझा है, ना कि आपको रटवा कर। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है,
तो ये है आपका राइट सेंस, राइट मीनिंग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि सर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी चाहिए। तो देखिए एक तो आपको सिंपल सेंटेंसेज अच्छे से आने चाहिए, दूसरा आपको टेंसेज को पढ़ना है, तीसरा मॉडल्स को पढ़ना है, और बस आपके वोकैब पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करना ही करना है। और हाँ, एक चीज़ और है, कंडीशनल सेंटेंसेज। इन सब को करने के बाद वोकैब से पहले, यानी कि एक नंबर पे आपको सिंपल सेंटेंसेज, फिर टेंस, फिर मॉडल्स, फिर आपको कंडीशनल सेंटेंसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको वोकैब पर जाना है। देखिए वोकैब क्या है, ये कभी खत्म तो होती नहीं है, ये चलती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी। ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, है ना। तो ये तो हमेशा चलती रहेगी। तो ये 4 चीज़ आपको हमेशा करनी है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है मैं आपको वोकैब की टिप्स देने वाला हूँ कि भाई वोकैब को हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ो। पहले लिखा हुआ है डेली यूज वर्ड्स। इसका मतलब है कि आपको उन सभी वर्ड्स को, उन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लेना है जिनको आप रोजाना बोलते हैं। अब आपकी जो मातृभाषा है कुछ भी हो सकती है, आपकी हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, तेलुगु, तमिल, जो भी है आपकी भाषा, उसी भाषा में आपको जो आप रोजाना शब्द बोलते हैं ना अपनी भाषा में, उन सबको आपको लिख लेना है। जब आप उन सबको लिख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनको गूगल से ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। ठीक है, आपके पास अपनी मातृभाषा में सारे शब्द आ गए जिनको आप सुबह शाम तक यूज करते हैं। फिर आपने क्या किया, उनको गूगल से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि आपके पास इंग्लिश में वो सारे वर्ड्स हैं जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप उन वर्ड्स को याद कर लोगे ना, तो उसके बाद उसके मिलते जुलते कुछ टाइप्स भी होंगे, तो उनको भी आपको याद करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने लिखे हैं ये वर्ड्स, इनको डेली रिपीट करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपनी मातृभाषा में बात करोगे ना, अब आपने बोल दिया भाई मेरा ये काम कर दो। अब कर दो को क्या कहते हैं, है ना। इसी तरह से काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। सुनने को क्या कहते हैं, खेलने को क्या कहते हैं, पढ़ने को क्या कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं, गाना गाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं। तो इन सभी वर्ड्स को आपको रिपीट करना है, डेली रिपीट करना है, जिससे कि आपके माइंड में ये अच्छे से छप जाएं। ठीक है, जब आप ये सारा काम कर लोगे, अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स है ना, इन सबको अब एक फाइनल डायरी लेनी है और उस डायरी में लिख देना है। अब ऐसा तो होने कि भाई आप सारे वर्ड्सों को लिख ही दोगे, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, जो कि आपने याद नहीं किए, तो उन सबको अब आपको इसी डायरी में लिखना है। अच्छे से नोट्स बनाने हैं इसमें, और इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी आपको इसी एक डायरी में रखने, वर्ड मीनिंग भी आपको इसी एक डायरी में रखने, और धीरे धीरे अपनी वोकैब को भी एनहेंस करते रहना है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ वोकैब की टिप्स। अब जो भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दी है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता दिए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सिखाई है और आज भी मैं सिखा रहा हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ना इंग्लिश आती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हम भी तो देखें कि भाई किस तरह से हम इंग्लिश को मतलब सीखते हैं, कौन सा टॉपिक हमने पहले पढ़ना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो दूसरा वे था जिससे हमने इंग्लिश सीखी थी, तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चों को फायदा हो कि सर हमने तो इस तरह से सीखी है ना। तो बच्चे कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उससे भी उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।